Morning student, myself Preeti Kohli will be continue theme 9, the industrial revolution. We will take our topic reforms through law. लॉस के द्वारा बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स किए गए हैं या यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सुधार किए गए. Yesterday we have discussed about protest movement. जो प्रोटेस्ट मूवमेंट या विरोध आंदोलन चलाए गए थे उसका परिणाम ये हुआ कि इनके बाद बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म हुए, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट मूवमेंट किए गए थे ये गवर्नमेंट को अटेंटिव करने के लिए या गवर्नमेंट की अटेंशन अपनी ओर करने के लिए ये मूवमेंट इन वर्कर्स के द्वारा या वुमेन फॉर चिल्ड्रंस के द्वारा चलाए गए थे. तो हाउ अटेंटिव वाज द गवर्नमेंट टू द कंडीशन ऑफ वर्क्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन. किस तरह से उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित किया गया, किस तरह से वुमेन और चिल्ड्रन की कंडीशन को गवर्नमेंट ने उनका ध्यान किया या उनको कंडीशंस को पूरा करने की या उनको सुधारने की कोशिश की. लॉज वर पास्ड इन 1819 प्रोहिबिटिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 9 इन फैक्ट्रीज एंड लिमिटिंग द आवर्स ऑफ वर्क ऑफ दोज बिटवीन द एज ऑफ 9 एंड 16 to 12 आवर्स अ डे. बहुत सारे ऐसे लॉज बनाए गए ताकि जो भी चिल्ड्रन, जो भी बच्चे अंडर एज फैक्ट्री में वर्क करते थे उनके टाइम की आवर्स को लिमिट कर दिया जाए, और अंडर एज जो बिटवीन 9 एज के थे और 9 to 16 उनके आवर को कम कर दिया जाए, और इस तरह से उनको एम्प्लॉयमेंट पर भी पाबंदी लगा दी गई, प्रोहिबिट कर दिया गया. बट दिस लॉ लैक द पावर नीडेड फॉर its enforcement. It was not until 1833, after intense protest by working throughout the north of England, that an act was passed that permitted children under 9 to be employed only in silk factories, limited the hours of work for older children, and provided a number of factory inspector to ensure that the act was enforced. इस तरह से वहाँ पर उनके इंग्लैंड में भी बहुत सारे ऐसे वर्किंग लॉज बनाए गए थे जिनके द्वारा चिल्ड्रंस को परमिट दिया गया जो अंडर 9 थे, जो कि सिर्फ सिल्क फैक्ट्री में ही वर्क कर सकते थे, और उनके आवर्स भी लिमिटेड कर दिए गए थे. जो पुराने ओल्डर बच्चे थे उनको भी बहुत सारी फैक्ट्रीज में उनको वर्क करने के लिए परमिशन दी गई, और इंस्पेक्टर जो थे वो इंश्योर करते थे ताकि इस एक्ट को एनफोर्स किया गया है या नहीं. फाइनली इन 1847, आफ्टर मोर देन 30 years of agitation, 10 hours bill was passed. इस तरह से बहुत सारे विरोध करने के बाद 10 आवर्स का बिल पास हुआ और वर्किंग आवर वुमेन और यंग पीपल के लिए सिक्योर कर दिए गए. These act applied to the textile industry but not the mining industry. ये जो एक्ट थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए थे, ना कि माइनिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए. और माइनिंग कमीशन 1842 में सेटअप किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और इसमें भी वर्किंग कंडीशंस को रिवील किया गया. और बहुत सारे ऐसे चिल्ड्रन थे जो कोयल माइंस में भी वर्क करते थे, और यहाँ पर फिल्डर फैक्ट्री एक्ट पास किया गया. चिल्ड्रन जो अंडर 18 थे, वोमेन शुड नॉट वर्क मोर देन, क्योंकि 10 आवर्स तक वोमेन वर्क नहीं कर सकती थी. तो इस तरह से फैक्ट्री इंस्पेक्टर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था. इंस्पेक्टर क्या करते थे कि पुअरली पेड जो पुअर लोग होते थे वहाँ पर अपने बच्चों को कमाने के लिए, ताकि उनको परमिशन मिल जाए, तो फैक्ट्री मैनेजर को रिश्वत दे देते थे, क्योंकि ये बच्चे अपनी फैमिली में कंट्रीब्यूट कर सकें और अर्निंग कर सकें. Now we take our topic, the debate on the Industrial Revolution. Historians use the term Industrial Revolution for the change that occurred in Britain from the 1780s to the 1820. इस तरह से इस पीरियड को हिस्टोरियन ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का नाम दिया है. इट वॉज चैलेंज्ड ऑन वेरियस ग्राउंड, क्योंकि इस पीरियड में हर एक ग्राउंड पर हर एक ग्राउंड के लिए एक चैलेंज था या उनके लिए चेतावनी थी. इंडस्ट्रियलाइजेशन हैड एक्चुअली बीन टू ग्रेजुअल टू बी कंसीडर्ड अ रिवॉल्यूशन. इसको रिवॉल्यूशन के रूप में कंसीडर किया जाता है. इट
carried process that already existed toward new level. This was a relatively greater concentration worker in factory and a wider use of money. Until 19th सेंचुरी में लार्ज रीजन्स तक इंग्लैंड के वो अनटच थे फैक्ट्री माइंस और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा वो एक्यूरेट नहीं था, क्योंकि यहाँ पर रीजनल मैनर्स में ही यहाँ पर लंदन में मैनचेस्टर, बर्मिंघम, नए कास्टल जो थ्रू आउट द कंट्री पूरे कंट्री में इस तरह से नए नए अलग अलग इसके रिगार्डिंग रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गई थी. कुड द ग्रोथ इन द कॉटन और इन आयरन इंडस्ट्रीज और इन फॉरेन ट्रेड फ्रॉम द 1780s to 1820 टू बी कॉल्ड रिवॉल्यूशनरी? क्या ये जो ग्रोथ है कॉटन की और आयरन इंडस्ट्रीज फॉरेन ट्रेड की, क्या हम इसको रिवॉल्यूशनरी के रूप में कह सकते हैं? द इम्प्रेसिव ग्रोथ ऑफ कॉटन टेक्सटाइल बेस्ड ऑन न्यू, क्योंकि जो इम्प्रेसिव ग्रोथ है कॉटन टेक्सटाइल की वो नई मशीनरीज पर बेस्ड थी और रॉ मटेरियल्स मोस्टली आपका इंडियन से ही आता था. तो जो नई मशीनरीज में यहाँ पर स्टीम इंजन या मेटेलिक मशीनरी के लिए जो बहुत सारी इम्प्रेसिव ग्रोथ थी मशीनरी के, नई नई मशीनरी के लिए, रॉ मटेरियल्स के लिए जो कि यहाँ पर इंडिया से आता था, मेटेलिक नॉन मेटेलिक सभी जो लिंक ब्रांचेस इंडिया में, उससे यहाँ पर रिवॉल्यूशन होती गई और मेटेलिक मशीनरी, स्टीम पावर 19th सेंचुरी में या उसके बाद भी बहुत सारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुए रैपिड, बहुत तेज़ी से यहाँ पर आयात और निर्यात किए गए. और इसके साथ साथ जितने भी हमारे इंडिकेटर्स थे ये उन सभी ने ये चेंजेस सजेस्ट किया और सस्टेन इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज सीन आफ्टर रादर देन बिफोर डेट. इस डेट से पहले और बाद में भी ये रिवॉल्यूशन मानी जाती है. तो जो जितना भी परिवर्तन हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के रिवॉल्यूशनरी या नेपोलियन वार के दौरान, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज एसोसिएटेड विद द ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट ऑफ कंट्री कैपिटल फॉर्मेशन, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टॉलिंग न्यू मशीनरी एंड विद रेजिंग द लेवल ऑफ एफिशिएंट यूज ऑफ these facilities and with raising productivity. It means कि हर ग्राउंड पर इस पीरियड में बहुत चेंज हुआ. प्रोडक्टिविटी इन्वेस्टमेंट इन these sense grew steadily only after 1820s did level productivity. The cotton iron Indian industries accounted for less than our industrial output. Or in searching for answer why British growth may have been faster after 1850s than before, a historian have pointed out the fact that from the 1760s to 1850s, Britain tried to do two things stimulatory: to industrialize and to fight wars in Europe, North America and India. इस तरह से उन्होंने दो वॉर चीज़ें की थी, इंडस्ट्रियलाइज किया था और यूरोप के साथ वॉर किया था, नॉर्थ अमेरिका और भारत के साथ. लेकिन इट मे पॉसिबल हैव फेल्ड विद वन, एक के बाद ये सब फेल हो गए. ब्रिटेन वॉज एट वॉर फॉर 36 आउट ऑफ 60 ईयर. कैपिटल वॉज बोरो, लोगों से ये कैपिटल को उन्होंने पूंजी को बोरो किया और फाइट की, इन्वेस्ट किया. 35% कॉस्ट पर यहाँ पर टैक्सेस, पीपल्स की इनकम पर उनको टैक्सेस देना पड़ता था. वर्कर्स वर ट्रांसफर्ड आउट ऑफ फैक्ट्री फार्म्स एंड फूड प्राइसेस रोज, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे फूड प्राइसेस. और नेपोलियन पॉलिसीज ने भी बहुत ब्लॉकेट कर दिया था. ब्रिटिश रिएक्शंस टू देम क्लोज द यूरोपियन कॉन्टिनेंट, डेस्टिनेशन for more than half of British export to British traders. The word industrial use word revolution is too limit. लेकिन इंडस्ट्रियल के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं रिवॉल्यूशन, ये बहुत लिमिट है. एक्सटेंट, इसका ट्रांसफॉर्मेशन एक्सटेंट बियॉन्ड द इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल स्पेयर एंड इनटू सोसाइटी एंड गेव प्रोमिनेंस ऑफ टू क्लासेस. जो नए नए परिवर्तन हुए हर ग्राउंड पर, हर क्षेत्र में एक नया परिवर्तन हुआ. जितने भी पूरे proportion of the people living in urban areas went up dramatically and most of these workers in industry, the working class,
20% ब्रिटेन वर्कर नाउ लिव्ड इन रूरल एरिया। और इस तरह से यूरोपियन कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पर बहुत रैपिड चेंज हुआ। हिस्टोरियंस ए मोशन ये भी सजेस्ट करते हैं कि जो ये चेंज हुआ ये बहुत अच्छा चेंज था, जिसने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वास्तव में एक बहुत बड़ा चेंज था।